Welcome students in this new video. Let's start this video with a new topic that is codominance. अभी तक हम ऐसे क्रॉसेस के बारे में पढ़ रहे थे जिनमें जो F1 प्रोजेनाई है वो अपने किसी ना किसी पेरेंट के साथ मैच करता था या वो उन दोनों के ही कैरेक्टर्स के आप एक तरीके से कह लें हाफ हाफ कैरेक्टर को शो करता था, यानी उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में ही कहीं होता था। तो पहला वाला है डोमिनेंस और दूसरा वाला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, पर कोडोमिनेंस के केस में F1 जनरेशन अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है, मतलब उसके पास अपने दोनों पेरेंट्स के पूरे कैरेक्टर्स आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि पूरे कैरेक्टर्स नहीं आते दोनों पेरेंट्स के, और वो उन दोनों के बीच में लगभग कहीं ना कहीं रह जाता है, जैसे कि पिंक कलर डेवलप हुआ था F1 में। हमने स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है ना। ए गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ RBC that determine ABO blood grouping in human beings. हमारे ABO blood grouping system में human beings में अलग अलग प्रकार के RBC होते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। ABO blood groups are controlled by a gene which is called as I. तो एक जीन होता है जिसको I बोलते हैं, इससे ही हमारा जो ABO blood grouping system है वो कंट्रोल होता है। RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि उसके सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से बाहर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं। सपोज ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सरफेस पॉलीमर्स प्रेजेंट हैं, जिसके कारण आप देखते हैं कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, क्योंकि RBC अलग अलग काइंड्स के हो सकते हैं। अब ये जो शुगर है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जीन I। तो अलग अलग शुगर होने के कारण हमारे RBC का टाइप भी चेंज हो सकता है, जिसके कारण हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। हमारा जो जीन है I, उसके 3 एलील्स हैं, IA, IB एंड IO। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल I, IO को आप स्मॉल I भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 एलील्स हो गए। एलील्स IA एंड IB produce a slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar। तो याद रखने योग्य बात यह है कि IA शुगर बनाता है, ठीक है, शुगर। IB भी शुगर बनाता है, बट वो शुगर कैसी होती है? थोड़ा चेंज स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर हो गई, तो मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है, ओके। एंड जो स्मॉल I है या IO कह सकते हैं इसको, ओके, नो शुगर, ये शुगर नहीं बनाता। तो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एलील our RBCs can be of different kinds. Because human beings are diploid organisms, each person possesses any two of the 3 I gene alleles. तो अब अगर हम डाइप्लॉइड होते हैं तो हमारे अंदर किसी भी टाइम पर अगर आप देखें किसी भी सेल में हमारे पास कितने एलील हो सकते हैं? जीन I के 2 एलील हो सकते हैं। तो मतलब अगर हमारे पास IA और IB है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB ब्लड ग्रुप होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज IA और IB दोनों के दोनों अपने आप को फुली एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं। तो ऐसे केस में हमें जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो AB ब्लड ग्रुप मिलेगा। वहीं अगर IA स्मॉल I के साथ प्रेजेंट है
तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। IA अगर IA के साथ है तो ये तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई, ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। IA IB के साथ है तो यहाँ को डोमिनेंस है, बिकॉज दोनों डोमिनेटिंग है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। स्मॉल आई रिसेसिव होता है, ठीक है। अब स्मॉल आई रिसेसिव होता है तो अगर वो अपने जैसे ही एलील के साथ होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। अगर IB के साथ है तो क्या ब्लड ग्रुप होगा? सिंपल है, B। IB अगर स्मॉल आई के साथ होगा तो B ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। क्यों? बिकॉज ये स्मॉल आई कैसा है? रिसेसिव, तो ये अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इस केस में हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है वो B होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कोडोमिनेंस आपको समझ में आया होगा। देखिए टेबल 5.2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है इसके बारे में। सपोज फ्रॉम पेरेंट 1 हमें ये एलील मिलते हैं और पेरेंट 2 से हमको ये एलील मिलते हैं। तो जीनोटाइप क्या होगा ऑफस्प्रिंग का? ये सारे जीनोटाइप्स हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो बताए गए हैं। ये वाला पार्ट जो है आपके लिए समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए कोडोमिनेंस हमको दिखाई दे रहा है। बोथ ऑफ द एलील्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और ओ वाला आप समझ ही लेंगे आसानी से, ठीक है ना। ये लास्ट में ओ ब्लड ग्रुप कैसे आ रहा है ना, बिकॉज जो रिसेसिव वाला है वो तो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाएगा, तो इन द लास्ट केस वी सी ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर आपके ये भी समझ में आया होगा कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ये आपको मल्टीपल एलील्स का बढ़िया एग्जाम्पल देता है। यहाँ पर आप देखते हो कि 2 से ज़्यादा एलील्स हैं, 3 एलील्स हैं, है ना, और वो एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। करेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप। शुगर फॉर्मेशन या शुगर जो हमारा आरबीसी स्ट्रक्चर है वो। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only in the population studies if the population studies are made. तो यहाँ पे याद रखना मल्टीपल एलील सिस्टम, अगर हम किसी भी एक इंडिविजुअल को देखते हैं, सपोज इंडिविजुअल ए, अब इंडिविजुअल ए है तो इंडिविजुअल ए में आपको कितने एलील्स मिल सकते हैं एक ही बार में? आपको कोई 2 मिलेंगे एलील्स, है ना। इंडिविजुअल बी में आपको कितने मिल सकते हैं? 2। लेकिन सपोज ये है IA स्मॉल आई और ये है IB, सपोज मैं इंडिविजुअल ए का बनाता हूँ। एक पहला इंडिविजुअल हमने स्टडी किया उसका ये निकला, सपोज दूसरा स्टडी किया हमने उसका क्या मिला हमको? IB स्मॉल आई। तो क्या हमको तीनों एलील्स देखने को मिल गए ना। अगर हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तो देखो हमें तीनों एलील्स देखने को मिल गए, IA IB और स्मॉल आई। लेकिन अगर हम किसी भी एक इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो हमें कितने एलील देखने को मिलेंगे? केवल 2। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन स्टडी करेंगे यानी अलग अलग लोगों के जीनोटाइप्स स्टडी करेंगे तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में कुल कितने एलील्स हैं उस कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या आता है कि हमारा आंसर आता है जैसे ब्लड ग्रुप है उसको गवर्न करने के लिए जो एलील्स हैं वो ये हैं, IA IB एंड स्मॉल आई। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. अब ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमको स्टडी करने को मिलते हैं जहाँ पर एक जीन प्रोडक्ट यानी एलील्स का एक जो कॉम्बिनेशन है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has 2 alleles, capital B and small b. तो कैपिटल B और स्मॉल b ये क्या है? एलील्स हैं, और ये किसे कंट्रोल करते हैं? स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। किसमें? P में। In if we see
starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced. तो अगर कैपिटल बी कॉम्बिनेशन है तो हमें बड़े स्टार्च ग्रेन्स देखने को मिलते हैं प्रोजेनाई में. अगर स्मॉल बी है तो हमें जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं वो छोटे मिलेंगे. इट हैज़ लेसर इफिशियंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स. I think that is clear. But the starch grains produced by capital B small b seeds are of intermediate size. यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि देखिए कैपिटल बी, अगर कैपिटल बी है साथ में तो लार्ज ग्रेन्स, ओके. कैपिटल बी स्मॉल बी है तो इंटरमीडिएट, ठीक है. और स्मॉल बी है तो स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्स. तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशंस ऐसा रिजल्ट लेके आते हैं. 3 टाइप के हमको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं. ग्रेडिंग मिल रही है प्रॉपर इसमें, है ना. लेकिन ये जो जीन कॉम्बिनेशन है कैपिटल बी या कैपिटल बी या स्मॉल बी, ये दूसरा काम भी करता है. अगर कैपिटल बी को देखते हैं तो इससे शेप भी कंट्रोल होता है. कैसा शेप आता है? इससे हमको राउंड सीड्स मिलते हैं, ठीक है ना. कैपिटल बी स्मॉल बी से हमको क्या मिलेगा? इससे भी हमको राउंड सीड्स मिलेंगे. यानी ये दोनों के दोनों राउंड सीड्स को कंट्रोल करते हैं. जबकि स्मॉल बी से क्या आता है? रिंकल्ड सीड्स. दोबारा देख लेते हैं. कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. इससे आएगा राउंड सीड, इससे आएगा राउंड सीड और लास्ट वाले से आएगा रिंकल्ड सीड. तो आप देख रहे हो ये जो कॉम्बिनेशन है एलील्स का, ये 2 काम कर रहा है. ये स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है और शेप को भी कंट्रोल कर रहा है सीड के. तो इसका मतलब ये हुआ मोर देन वन इफेक्ट. ए सिंगल जीन प्रोडक्ट मे हैव मोर देन वन इफेक्ट. दूसरी बात हमको ये यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज को समझते हैं तो स्टार्च ग्रेन साइज में हमको क्या दिखाई दे रहा है? एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना. स्टार्च ग्रेन साइज में हमको क्या दिखाई दे रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दे रहा है. So if the starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. Why? ऐसा क्यों बोला गया? इसको समझने के लिए ऐसा देखो ना आप. कैपिटल बी स्मॉल बी और हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टार्च ग्रेन साइज, ओके. अब स्टार्च ग्रेन साइज में इसका फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन का साइज क्या होगा? लार्ज. इसका क्या होगा? स्मॉल. अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होती तो यहां पर क्या होता बीच वाले केस में? बताओ, आप बोलो, क्या बोलोगे? सर लार्ज होना चाहिए, बिकॉज अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगी तो कैपिटल बी जब लार्ज को कंट्रोल करता है तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग लार्ज होना चाहिए. लेकिन हम क्या देखते हैं? मीडियम साइज ग्रेन आता है. तो मीडियम साइज ग्रेन आ रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट पूरी तरह अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है और इस वजह से क्या आ रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो व्हेन वी स्टडी द स्टार्च ग्रेन साइज ओनली देन वी सी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा. ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.